नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। फोकस और पोल के बीच की ये जो दूरी है इसको फोकल लेंथ कहते हैं। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है इसी को मैग्निफिकेशन हम लोग कहते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा ज्यादा होता है तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। फॉर्मूला हमारे पास आ गया n2 upon v minus n1 upon u is equal to n2 minus n1 upon r। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है यानी कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर भी पॉजिटिव होगा। अगर प्रिज्म एंगल की वैल्यू बेटा बहुत छोटी है तो उनके लिए डेविएशन का फॉर्मूला होता है n-1 टाइम्स a। हमारी आंख के लिए दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। हाय एवरीवन, माइंड मैप सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका फिजिक्स एजुकेटर। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस चैप्टर का माइंड मैप करने वाले हैं। आपके दिमाग में ये पूरे चैप्टर को बैठालने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का वेटेज आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में, जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में, नीट के एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा रहता है। यानी कि एक तगड़ा चैप्टर है, ढेर सारे डेरिवेशंस यहां पर है, ढेर सारे फॉर्मूला है और ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, फिर हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में भी पढ़ेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म हम लोग को पढ़ना है और फिर आखिरी में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी इस पूरे चैप्टर को मैंने 5 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहली बात करते हैं सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी लाइट रे किसी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है। इसी बाउंसिंग बैक के फेनोमेना को ही हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये देखिए, ये एक मान लो कोई शाइनी सरफेस है ना, हालांकि ये स्मूथ सरफेस है तो इसको हम लोग एक प्लेन मिरर कंसीडर कर सकते हैं। प्लेन मिरर बनाने का तरीका आप सबको पता है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट ले लीजिए और एक तरफ उसमें सिल्वरिंग कर दीजिए तो वो हमारा प्लेन मिरर बन जाता है। तो ये प्लेन मिरर पे ये आने वाली लाइट रे है इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर बेटा लाइट रे आती है उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं और इस पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर है मिरर के ऊपर उसको नॉर्मल कहा जाता है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे होता है। रिफ्लेक्शन के केस में हमारे दो लॉज होते हैं। सबसे पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यानी कि ये तीनों जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये तीनों हमेशा सेम प्लेन में ही होंगे। दूसरा बेटा लॉ बहुत सिंपल है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपके रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर को ही डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का नाम भी दिया जाता है। बात यही सर, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब अगर सरफेस हमारा प्लेन सरफेस होता है तो ये जो नॉर्मल है किसी भी पॉइंट पर बेटा बनाओगे आपस में पैरेलल होंगे हमेशा, नॉर्मल, राइट। और पैरेलल आने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल ही रह जाएंगी, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में जाने वाली लाइट रे एक सर्टेन डायरेक्शन में जाती है तो आप सर्टेन डायरेक्शन से जब देखोगे तभी आपको इमेज दिखाई पड़ेगी, अदरवाइज आपको वो लाइट या इमेज दिखाई नहीं पड़ेगी, राइट। लेकिन अगर हम लोग बात करें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की तो वहां पर ये जो सरफेस होता है ये सरफेस थोड़ा रफ सरफेस होता है। तो रफ सरफेस होने की वजह से नॉर्मल हमेशा पैरेलल हो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी पॉइंट पर नॉर्मल इधर हो, किसी पॉइंट पर नॉर्मल इधर हो, किसी पॉइंट पर नॉर्मल इस तरीके का हो। तो नॉर्मल यहां पर पैरेलल नहीं होते हैं। इस वजह से पैरेलल आने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल जाएंगी ऐसा कोई जरूरी बेटा नहीं होता है। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के केस में रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो है वो हर डायरेक्शन में होती हैं। तो आप किधर से भी देखोगे, किसी भी तरफ से आपको देखोगे तो आपको लाइट रे यानी कि इमेज जो है वो दिखाई पड़ रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ही है जो डेली लाइफ में हमें सारी चीजों को देखने में हेल्प करता है। देखो, लाइट का कॉन्सेप्ट ये है कि लाइट वो एनर्जी का फॉर्म है जो हमारी आईज में सेंसेशन ऑफ विजन क्रिएट करता है, ठीक है। किसी भी चीज को आप देख तभी पाते हो जब उस चीज से लाइट रे निकलकर आपकी आंख में जाती है। तो ऑब्जेक्ट भी हमारे दो तरीके के हो गए, या तो उसका अपना खुद का लाइट हो
तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, जैसे सन हो गया, कोई भी लैंप हो गया जिसकी अपनी खुद की लाइट है। या फिर दूसरे होते हैं बेटा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग हैं कि भाई यहां से लाइट आ रही है, मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, मतलब मेरा चेहरा आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तब मेरा चेहरा आपको दिखाई पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट्स के दो टाइप हो गए, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। जिसकी अपनी खुद की लाइट है वो ल्यूमिनस है, जिसकी अपनी खुद की लाइट नहीं है उसको नॉन ल्यूमिनस बोलेंगे, और वो दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। यही ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन है, राइट। सो अब यहां पर देखो लॉज की बात किया गया है, कह रहे हैं दीज लॉ होल्ड फॉर एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेदर प्लेन और कर्व्ड। कहने का मतलब चाहे आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो, एंगल आई जो है बेटा वो हमेशा एंगल आर के बराबर होता ही है। देयर इज नो चेंज इन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी वेव के लिए, क्योंकि लाइट के पास वेव नेचर भी होता है, किसी भी वेव के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। इस फॉर्मूले में v का मतलब है स्पीड ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी f का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, और लेमडा का मतलब होता है बेटा वेवलेंथ। और मैं आपको बताऊं फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। जब तक सोर्स सेम है बेटा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमेशा अपने दिमाग में बैठा लो कि फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है, सोर्स की प्रॉपर्टी है। जब तक सोर्स ना चेंज हो, भाई लाइट रे आ रही है सेम मीडियम में चली जा रही है, या मैं कह रहा हूं लाइट रे अगर दूसरे मीडियम में भी चली जाएगी तो भी सोर्स ऑफ लाइट कहां चेंज हुआ, सोर्स ऑफ लाइट तो वही है जहां से लाइट रे आ रही है। तो कहने का मतलब ये रहा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों चेंज नहीं होती है। तो v बराबर एफ लेमडा। अब इसका मतलब जरा समझो, अगर मीडियम सेम है तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड भी सेम है, तो भैया स्पीड भी सेम हो गई, फ्रीक्वेंसी सेम होती ही है तो वेवलेंथ को भी सेम होना पड़ेगा। तो यहां पर यही लिखा है देयर इज नो चेंज इन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। इवन आप एक पॉइंट और लिख सकते हो, देयर इज नो चेंज इन स्पीड कॉमा वेवलेंथ एंड रिफ्लेक्शन। ना तो स्पीड में चेंज है, ना फ्रीक्वेंसी में चेंज है, ना ही वेवलेंथ में कोई चेंज आता है बेटा रिफ्लेक्शन के केस में। ठीक है, अब यहां पर मैं बता रहे हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप जरा चेक करो, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, सबको पता है। कॉनकेव मिरर का सेंटर लेफ्ट में है और कॉन्वेक्स का जो सेंटर है वो राइट में है। इसी सेंटर को बेटा हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट मिडिल पर एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर, जिसका नाम फोकस होता है। कैसे ढूंढेंगे हम इस फोकस को? तो अगर आप इस मिरर पर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाओगे तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा फोकस से पास होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो जिस पॉइंट पर ये रिफ्लेक्टेड रे इस प्रिंसिपल एक्सिस को कट करे उसी पॉइंट को बेटा फोकस कहते हैं। फोकस और पोल के बीच की ये जो दूरी है इसको फोकल लेंथ कहते हैं, जबकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर का नाम दिया जाता है। अब ये हमारा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर होता है बेटा, तो ये इस तरीके से लाइट रे आएगी और ये लाइट रे को डाइवर्ज कर देगा। लाइट रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएंगी, लेकिन इस रिफ्लेक्टेड लाइट रे को अगर आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे, पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो यहां किसी एक पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती हुई लगेगी। यानी आपको ऐसा फील होगा कि पैरेलल आने वाली जो लाइट रे है वो फोकस से डाइवर्ज हुई है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है जहां पर पोल और ये आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिडिल पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर, इसी पॉइंट को बेटा फोकस कहा जाता है। पोल और फोकस के बीच की इसी दूरी को यहां पर भी फोकल लेंथ कहते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको ऑलरेडी वहां पर शो किया गया है। तो रिलेशन होता है बेटा इन दोनों के बीच में F इज इक्वल टू R/2, यानी फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। अगर आपका कॉनकेव मिरर है तो इसका फोकस लेफ्ट में है, तो मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि फोकल लेंथ जो है इसका वो निगेटिव है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फोकल लेंथ जो है इसका वो निगेटिव है, इसलिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव होता है। जबकि अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स के लिए तो इसका फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव है, इसलिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होता है। रही बात फोकस के रियल और वर्चुअल होने की, तो इसका ये जो फोकस है बेटा ये वर्चुअल फोकस है, क्योंकि लाइट रे सच में यहां पर नहीं आ रही है, हम लोगों ने पीछे एक्सटेंड किया है। जबकि इस पॉइंट पर लाइट रे सच में आ रही है, इसलिए इसको हम लोग रियल फोकस भी कहते हैं। राइट, आई होप आपको
आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आ जाओ किसी भी मिरर के लिए, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, किसी भी मिरर के लिए हम लोग के पास एक मिरर फॉर्मूला होता है जो कि फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। एफ का मतलब बेटा फोकल लेंथ है, यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, और वी का मतलब होता है इमेज का डिस्टेंस पोल से, राइट। मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो किसी भी मिरर में या किसी भी लेंस में मैग्निफिकेशन का मतलब यह है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, इसी को मैग्निफिकेशन हम लोग कहते हैं। तो एच डैश का मतलब है बेटा हाइट ऑफ इमेज, इसको आप एच आई भी लिख सकते हैं, और ये हमारा एच जो है दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको आप एच ओ भी लिख सकते हैं। यानी कि आप मैग्निफिकेशन को कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज एच आई अपॉन एच ओ। और किसी भी मिरर के लिए मैं आपको बताऊं, इसको माइनस वी बाई यू भी लिखा जाता है, यानी कि नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो माइनस का v अपॉन यू, आप इस तरीके से भी मैग्निफिकेशन को लिख सकते हो। फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में भी एक फॉर्मूला हमारे पास है, माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ और एफ माइनस वी अपॉन एफ। ये भी कुछ फॉर्मूला है इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का। तो मैं तो आपको यही कहूंगा, देखो यही वाला फॉर्मूला याद करो बेटा, बाकी अगर ये नीचे वाला याद रह जाए तो अच्छी बात है, ना याद रहे तो उससे ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है तो हम लोग अपना काम बना लेंगे, जब भी अपने को आएगा हम लोग ये वाला रिलेशन निकाल लेंगे, इसको रटने की कोई जरूरत बेटा नहीं है, ठीक है। सो आपको मिरर के केस में दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, एक ये वाला फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, हमेशा ये फॉर्मूला साइन कन्वेंशन के साथ ही लगेगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन को मैं आपको एक बार सिखा दे रहा हूं। अगर मान लो बेटा ये कोई हमारा मिरर है जो कि कॉनकेव मिरर है बेटा, तो मैं आपको अगर मोटा मोटा पॉइंट बताऊं तो इस मिरर के लेफ्ट में जो भी चीजें हैं उसकी डिस्टेंस नेगेटिव, इसके राइट में जो भी चीजें हैं उसकी डिस्टेंस पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव होता है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने दिमाग में बैठा सकते हो, क्योंकि इन जनरल ऑब्जेक्ट को बेटा हमेशा लेफ्ट में ही हमें दिया जाता है, राइट। तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, इसलिए ऑब्जेक्ट का ये जो डिस्टेंस है u, दिस डिस्टेंस इज नेगेटिव, ठीक है। इसका जो सेंटर है वो सेंटर भी लेफ्ट में होगा, सेंटर की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है बेटा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसका कैसा हो गया, नेगेटिव। फोकस भी इसका लेफ्ट में है तो फोकल लेंथ भी कैसा हो गया, नेगेटिव। अगर इमेज भी लेफ्ट में होगी तो इमेज का डिस्टेंस भी नेगेटिव, और अगर इमेज राइट में हो गई तो इमेज का जो डिस्टेंस है वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। हालांकि इस केस में इमेज जो है लेफ्ट में ही बनेगी तो इमेज डिस्टेंस भी यहां पर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज की अगर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इसलिए वो पॉजिटिव है, और इमेज नीचे बनेगी इसलिए हाइट ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। ये सिंपल सा साइन कन्वेंशन होता है जिसको हमेशा आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है, जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड चेंज होती है, लाइट का वेवलेंथ चेंज होता है, इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी उसकी स्पीड में चेंज आएगा तो अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी। जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, मान लो ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, कहेंगे सर रेयरर क्या है, डेंसर क्या है? बेटा जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा हो वो रेयरर, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो वो डेंसर, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने एक नॉर्मल बनाया है, ये बेटा आने वाली लाइट रे है, दिस इज इंसिडेंट लाइट रे, और ये देखो ये जाने वाली लाइट रे है। इंसिडेंट लाइट रे को जाना था कुछ इस तरीके से, लेकिन वो लाइट रे हल्का सा बेंड हो गई है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो रूल ये कहता है कि जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। यही लाइट रे अगर डेंसर से रेयरर जाएगी तो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, ठीक है। So when light ray enters from one transparent medium to another, there is change in speed and direction of the ray in the second medium. दूसरे मीडियम में जाते ही उसकी डायरेक्शन में चेंज आता है, उसके पाथ में डेविएशन आ जाता है। इसी फेनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। रिफ्रैक्शन में भी बेटा दो लॉज हैं। सबसे पहला लॉ यही है, इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। और दूसरा जो नियम है जो कि बहुत फेमस है उसको बेटा स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। और स्नेल्स लॉ
का सिंपल सा मतलब है साइन आई अपॉन साइन आर, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट लिखा जाता है 1n2, जहां पर इसको हम लिख सकते हैं n2 अपॉन n1, जिसमें बेटा n2 का मतलब है सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकंड मीडियम वो होता है जिसमें लाइट रे जा रही है, और n1 का मतलब हो गया फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिधर से लाइट रे जा रही है, राइट। सो साइन आई बाई साइन आर 1n2 के बराबर है, जो कि n2 बाई n1 के बराबर है। अब बात आई सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका काम है किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड को रिप्रेजेंट करना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा ज्यादा होता है तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट भी कहा जाता है, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एग्जैक्ट फॉर्मूला है c अपॉन v के बराबर, जहां पर c का मतलब है स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम और v का मतलब है स्पीड ऑफ द लाइट इन एनी मीडियम, राइट। सो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2 आया तो इसका मतलब उस मीडियम में लाइट की स्पीड अगर निकालोगे तो v बराबर c/2 आएगा, यानी उस मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो आधी हो गई। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.4, जैसे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है, तो इसका मतलब उस डायमंड के अंदर लाइट की जो स्पीड है वो 2.42 टाइम्स कम हो जाएगी, यानी c अपॉन 2.42 वहां पर लाइट की स्पीड बेटा बन जाएगी, राइट। सो कहने का मतलब साइन आई बाई साइन आर हमारा कांस्टेंट है, दैट इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। n2 की वैल्यू अगर मैं लिखूं यहां से तो बनेगा बेटा c अपॉन v2, n1 को लिखेंगे तो बनेगा c बाई v1, c से c कट जाएगा एंड दिस रेशियो इज v1 अपॉन v2, जिसमें v1 का मतलब है स्पीड ऑफ द लाइट इन फर्स्ट मीडियम, v2 का मतलब स्पीड ऑफ द लाइट इन सेकंड मीडियम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास स्नेल्स लॉ क्या बन गया? स्नेल्स लॉ बन गया साइन आई बाई साइन आर, this is always equal to n2 by n1 which is equal to v1 by v2। अब अगली चीज सुनो, किसी भी मीडियम में लाइट की जो स्पीड है, क्योंकि लाइट वेव है तो v बराबर f लैम्डा होता है, मैं बता चुका हूं आपको, है ना। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी f लैम्डा 1 अपॉन f लैम्डा 2, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, मैं आपको बता चुका हूं। चेंज किस में आएगा? क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है, स्पीड चेंज हुई है, इस वजह से चेंज आएगा बेटा वेवलेंथ ऑफ लाइट में। तो फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी काटोगे तो एक टर्म और आ गया, दैट इज लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो कहने का मतलब स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहेगा साइन आई बाई साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू n2 बाई n1। n2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, n1 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। लाइट रे अगर मान लो वाटर से ग्लास में जा रही है तो इसको मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इस तरीके से बेटा मैं अप्लाई करूंगा, साइन आई बाई साइन आर is simply equal to refractive index of glass upon refractive index of water, right। या फिर इसी को स्पीड के टर्म में अगर आप लिखना चाहो तो आप लिखेंगे स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास, या वेवलेंथ के टर्म्स में लिखना चाहो तो वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन वाटर अपॉन वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन ग्लास। तो ये तरीके हैं स्नेल्स लॉ को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक बात ध्यान रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मीडियम की प्रॉपर्टी है, मीडियम पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, राइट। अब यहां पर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट हमें बताया जा रहा है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये कहता है, जैसे मान लो इधर की तरफ रेयर मीडियम है, इधर डेंसर मीडियम है, ये बेटा हमारा नॉर्मल रहा, ठीक। ये आने वाली लाइट रे थी इंसिडेंट लाइट रे, और ये लाइट रे इस तरीके से रिफ्रैक्ट होकर चली गई। लाइट रे रेयर से डेंसर जाएगी तो ऑब्वियस है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लो और इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 मान लो। तो इस रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर is always equal to n2 upon n1, that is our equation number 1, ठीक है। अब ये लाइट रे चाहे जितनी बार भी रिफ्लेक्ट हुई हो, रिफ्रैक्ट हुई हो, अगर इसके रास्ते में आप एक प्लेन मिरर ले आए,
अगर आप इसके रास्ते में एक प्लेन मिरर ले आए, वो भी प्लेन मिरर कैसा ले आए, 90 डिग्री के एंगल पर, यानी कि ये जो आने वाली लाइट रे है ये नॉर्मल के अलोंग आए उस प्लेन मिरर पर, तो मेरे प्यारे बच्चों ये लाइट रे जस्ट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। नॉर्मल की डायरेक्शन में आने वाली लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और ये अपने सेम उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। तो अब अगर मैं फिर से, क्योंकि जब वापस जाएगी लाइट रे तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा आर के बराबर हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पर आई के बराबर हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू n1 अपॉन n2। क्लियर है? तो इसको मैं एक चीज और ध्यान दीजिए, इसको मैं लिख सकता हूं 1n2, जो राइट में होता है वो ऊपर होता है ना, और इसको मैं लिख सकता हूं 2n1 लाइक दिस। अब इनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर आप मानोगे, और इन दोनों इक्वेशंस को बेटा अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पूरा कैंसिल होकर के 1 बन जाएगा, है ना। यानी कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2 अगर कर दिया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 1, राइट हैंड साइड में आएगा 1n2 इंटू 2n1, यानी कि 2n1 इज रेसिप्रोकल ऑफ 1n2। यही है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, यानी कि आने वाली लाइट रे चाहे कितनी बार भी रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट हुई हो, अगर उसके रास्ते में एक प्लेन मिरर आ गया वो भी परपेंडिकुलरली, तो लाइट रे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, है ना। सो 1n2 जो है वो 2n1 का रेसिप्रोकल होता है। इट स्टेट्स दैट इफ लाइट आफ्टर सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस हैज इट्स फाइनल पाथ रिवर्स्ड, इट ट्रेवल्स बैक अलोंग द सेम पाथ इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन में सेम पाथ से वो लाइट रे जो है वो ट्रेवल कर रही होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम, इसी को वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन सेकंड मीडियम भी कहते हैं। तो स्नेल्स लॉ का ये फॉर्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल स्लैब, अगर अब देखो, अगर एक कोई ग्लास स्लैब हमारे पास है और इस ग्लास स्लैब में बेटा इधर एयर है, ये ग्लास है, फिर से नीचे वाला जो मीडियम है थर्ड मीडियम दैट इज अगेन एयर, है ना। तो लाइट रे जो ये ए ओ लाइट रे आ रही है वो एयर से ग्लास में यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे जा रही है, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखो लाइट रे को जाना था ऐसे, लेकिन वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है और R1 एंगल पर देखो रिफ्रैक्ट होकर यहां पहुंची है। अब इस पॉइंट पर लाइट रे फिर से ग्लास से एयर में जा रही है, यानी डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस लाइट रे को जाना था ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल के अवे चली गई है। तो अल्टीमेटली ये जो इंसिडेंट लाइट रे है बेटा और जो ये इमर्जेंट लाइट रे है, ये दोनों लाइट रेज आपस में पैरेलल टू ईच अदर होती है, और ये हमें फील हो रहा है कि इंसिडेंट लाइट रे के कंपैरिजन में इमर्जेंट लाइट रे थोड़ा पीछे खिसक गई है। जितना पीछे खिसक गई है उसी डिस्टेंस डी को, इसी बीडी को हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, या बेटा इसी को कहा जाता है लेटरल शिफ्ट। इस बीडी की वैल्यू को अगर ट्रिग्नोमेट्री लगा करके आप निकालोगे तो बीडी की वैल्यू आएगी टी साइन I1 माइनस R1 अपॉन कॉस R1, यानी कि अब इसका मतलब जरा समझ लो। सबसे पहले ग्लास का जो थिकनेस है बेटा वो T के बराबर है, ये एंगल I1 है, ये वाला एंगल R1 है, तो यहां पर इन्हीं एंगल्स की बात की जा रही है। T साइन I1 माइनस R1, ध्यान रहे, T साइन I1 माइनस R1 अपॉन कॉस R1, ये है। अब बात यह आई कि I1 एंगल तो आपको पता होगा, है ना। सर R1 एंगल कैसे निकालेंगे? तो R1 के लिए आप यहां पर रिफ्रैक्शन का लॉ लगा सकते हो, यानी कि साइन I1 अपॉन साइन R1 that is equal to refractive index of glass Ng अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। बेटा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, जहां भी हो आप ले सकते हो 1 के बराबर, तो यहां से आपको साइन R1 की वैल्यू मिल जाएगी। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ साइन R1 which is equal to refractive index of air upon refractive index of glass sin I1, ठीक है। ये वैल्यू आपको साइन R1 की मिल जाएगी। अब बेटा अगर साइन R1 पता है तो आप कॉस R1 भी निकाल सकते हैं। कॉस R1 निकालने का तरीका सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, तो कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। सो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर R1 करोगे तो आपको कॉस R1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा बेटा फॉर्मूला बन गया T टाइम्स साइन I1 माइनस R1 अपॉन कॉस R1। ये फॉर्मूला है, इसको यूज करके हम लोग ये
ये डिस्टेंस BD को सिंपली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है बेटा नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट बॉटम में रखा होगा वो हमें कंपैरेटिवली ऊपर दिखाई पड़ेगा, यानी ऑब्जेक्ट जो यहां पर है उसकी इमेज यहां पर वर्चुअल इमेज बन रही होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो जो डेप्थ, जो इसकी रियल डेप्थ इतनी रही होगी, भाई ये रियल डेप्थ है ना, इतना ऊंचाई है इसकी रियलिटी में, लेकिन हम लोगों को जो फील होगा वो ये वाला डेप्थ, AI वाला डेप्थ हमें फील होगा, जिसको एपेरेंट डेप्थ भी कहा जाता है। तो रियल डेप्थ इतना था, एपेरेंट डेप्थ इतना ही हमें फील हो रहा है, तो ये जितना शिफ्ट हो गया, इसी शिफ्ट को मेरे प्यारे बच्चों नॉर्मल शिफ्ट कहा जाता है, राइट। जितना शिफ्टिंग हो गया इसी को नॉर्मल शिफ्ट हम लोग कहते हैं। फॉर्मूला हमारा निकल करके आता है कि भाई जो एपेरेंट डेप्थ है वो रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है। अगर मैं इसको मान लूं कि अंदर इसमें बेटा वाटर है, इफ वी कंसीडर इट इज वाटर, और सराउंडिंग में मान लिया जाए कि एयर है भैया, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो निकल करके आता है दैट इज एपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखो। बाकी आपको सिंपल बोला गया नॉर्मल शिफ्ट निकालने को, तो नॉर्मल शिफ्ट का मतलब क्या है, रियल डेप्थ माइनस एपेरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नॉर्मल शिफ्ट निकल करके आएगा T टाइम्स, यानी रियल डेप्थ टाइम्स 1 - 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब अगर हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है वाटर और एयर की बजाय यहां पर बेटा ग्लास हो, क्वाइट पॉसिबल, यहां पर ग्लास हो और यहां पर वाटर हो, तो सर अब क्या होगा। तो बेटा इस केस में अब जरा ध्यान से देखो, इन दिस सिचुएशन यू विल राइट एपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये आप रखोगे। बाकी नॉर्मल शिफ्ट वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो तो सेम ही रहेगा कि भैया नॉर्मल शिफ्ट जो होता है दैट इज रियल डेप्थ माइनस एपेरेंट डेप्थ। एपेरेंट डेप्थ खुद क्या है, दैट इज रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रियल डेप्थ आप कॉमन कर लो, यही वाला फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। क्लियर है, तो ये वाला फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों हम लोग हमेशा यूज करेंगे अगर हमसे इस पर क्वेश्चन या न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तब, राइट। नेक्स्ट है क्रिटिकल एंगल क्या होता है। देखो अगर लाइट रे कभी भी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही हो, लाइट रे मान लो ये डेंसर है ये रेयरर है, लाइट रे बेटा डेंसर से, ये नॉर्मल है हमारा, डेंसर से रेयरर में जब लाइट रे जाती है तो ये लाइट रे नॉर्मल से अवे जाएगी, यानी ये लाइट रे कुछ इस तरीके से जाएगी। ये एंगल आई होगा बेटा, ये वाला एंगल हमारा आर होगा। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को कंपैरेटिवली और बढ़ाऊं, ठीक है, और बढ़ा दूं इस एंगल को, तो एक ऐसी कंडीशन जरूर आएगी जब जाने वाली लाइट रे इस तरीके से चली जाएगी, यानी इस वाली लाइट रे के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जरा चेक कर लो 90 डिग्री हो गया। इसी एंगल को बेटा क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। दिस एंगल इज डिनोटेड एज IC, या इसको सिंपल C भी लिख सकते हो हम लोग, है ना। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं स्नेल्स लॉ के थ्रू कि साइन IC डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्शन का एंगल 90 है बेटा, तो साइन 90 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप बना सकते हो, यही फॉर्मूला यहां लिखा है, साइन C अपॉन साइन 90 बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। अगर रेयरर मीडियम बेटा तुम्हारा एयर है, अगर ये एयर है और ये मान लो वाटर है, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1 के बराबर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी होगा n के बराबर या NW के बराबर, उसको आप यहां पर उठा करके रख दोगे। फिलहाल इस फॉर्मूले में जनरल फॉर्मूला बनाया गया, मतलब ये केवल वाटर एयर के लिए नहीं बनाया गया, एक जनरल फॉर्मूला बनाया गया है, और उस जनरल फॉर्मूले के हिसाब से जरा चेक करो, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, इसको 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम भी लिखा जा सकता है, और बेटा इसी को सिंपली N भी कहा जाता है। तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री। क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आने वाली लाइट रे, अब
ध्यान से देखो, अगर आने वाली लाइट रे क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल पर आएगी, इफ दिस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन लाइट रे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम. दिस फेनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इसी फेनोमेना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हम लोग कहते हैं. दैट मींस इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, है ना, क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर डेंसर मीडियम में है, तो लाइट रे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम. दिस फेनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्लियर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस देख लो. सबसे पहली बात, लाइट रे किधर से किधर जा रही हो, डेंसर मीडियम से बेटा रेयरर मीडियम में ही लाइट रे जाना चाहिए अगर आपको TIR करवाना है तो. और दूसरी बात क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अदरवाइज TIR की कंडीशन होने वाली नहीं है. देखो अलग अलग एग्जांपल भी दिया गया. वाटर और एयर सरफेस के लिए, वाटर एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल होता है 49 डिग्री, ग्लास एयर के लिए 42 डिग्री, डायमंड और एयर के लिए होता है 24 डिग्री. तो आप देख सकते हो डायमंड के केस में, डायमंड और एयर के केस में बेटा ये जो हमारा क्रिटिकल एंगल है ये बहुत कम होता है, 24 डिग्री काफी छोटा एंगल है. इसका मतलब आने वाली मैक्सिमम लाइट रे जो है वो डायमंड के ही अंदर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होती रहेगी. यानी लाइट रे एक बार आ गई अंदर तो आ जाएगी, लेकिन लाइट रे जल्दी बाहर निकल नहीं पाएगी, वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो रही होगी, बार 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 अंदर ही अंदर वो रिफ्लेक्ट हो रही होगी. तो जिस कोने से वो निकलती हुई दिखाई पड़ेगी वही कोना सबसे ज्यादा चमकदार होगा. इसीलिए डायमंड जो है हमें काफी ज्यादा शाइनी दिखाई पड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. राइट? नेक्स्ट है बेटा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. यानी कि अब हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये डेरिवेशन भी है, तो आप लोग को मैं बोलूंगा ये वाला डेरिवेशन बेटा जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा. यहां पर ये कहा जा रहा है कि देखो एक लाइट रे है जो कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है. ये एयर है बेटा, ये ग्लास है, तो ये हमारा ऑब्वियस है डेंसर मीडियम हो गया. ये लाइट रे यानी कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा, यहां से लाइट रे निकल रही है, लाइट रे रेयरर से डेंसर जा रही है, तो ये हमारा नॉर्मल की तरफ बेंड होगा. तो बात आई सर इस पॉइंट पर नॉर्मल किधर होगा? किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल बनाने का तरीका बेटा बड़ा सिंपल है. उस पॉइंट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करो, यही लाइन जो है वो नॉर्मल कहलाती है. और लाइट रे को देखो जाना था ऐसे, लेकिन वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई और यहां कहीं पर एक इमेज का फॉर्मेशन मेरे प्यारे बच्चों हो गया है. क्लियर? अब आ जाओ, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं. तो फॉर्मूला है N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R. ये फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों हम लोग हमेशा यूज करेंगे जब भी रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस की बात किया जाएगा. N2 क्या है? दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम. V क्या है? दैट इज इमेज डिस्टेंस. N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम. U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई R. R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर. यहां पर सारी चीजों को साइन कन्वेंशन के साथ लेना है. अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम V पॉजिटिव है बेटा, R पॉजिटिव है, लेकिन U कैसा है? नेगेटिव है. मोटा मोटा आप दिमाग में रख सकते हो, जो राइट में है वो पॉजिटिव, जो लेफ्ट में है वो नेगेटिव. मोटा मोटा है ना. हमेशा ये रूल बेटा फॉलो नहीं होता है, क्योंकि ओरिजिनल रूल क्लास 12th के लेवल पर जो रूल आपको पता होना चाहिए साइन कन्वेंशन का वो ये है, ऑब्जेक्ट से लेंस, मिरर या कोई सरफेस, जैसे ये सरफेस है, ऑब्जेक्ट से इसकी तरफ ये वाला जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होता है, तो ये वाला जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, इसके अपोजिट वाला डायरेक्शन नेगेटिव होता है. ये रियल रूल है हमारा. ठीक है? यानी कि मान लो ये मिरर है, मान लो ये मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां रखा है बेटा, तो इस बार लाइट रे ऐसे आएगा, है ना. तो इस बार जब लाइट रे ऐसे आएगा तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव माना जाएगा, ये वाला नेगेटिव माना जाएगा. बट ऐसा डायग्राम बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, बहुत एक्सट्रीमली रेयर कंडीशंस में आपको ऐसा डायग्राम मिलेगा. मतलब जब कोई टीचर आपसे बस यही जानना समझना चाहता है कि आपको साइन कन्वेंशन आता है कि नहीं आता है, तभी ये वाला डायग्राम आपको देखने को मिलेगा. ठीक है? सो फॉर्मूला हमारे पास आ गया N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R. नेक्स्ट है बेटा लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है. अगेन दिस डेरिवेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान रहे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, कोई लेंस होगा, ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलेगा. ठीक है? इस पॉइंट पर क्योंकि लाइट रे हमारा रेयरर से
डेंसर मीडियम में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा और एक वर्चुअल इमेज का क्रिएशन हो जाएगा। वो वर्चुअल इमेज दूसरी वाली सरफेस के लिए एज ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी। तो ये देखो लाइट रे आ रही है, ये अब नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। दोनों सरफेस के आपको नॉर्मल भी इस डायग्राम में बनाना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल मैं तुम्हें बना के दिखा रहा हूं। इस पॉइंट पर नॉर्मल अगर बनाना है तो सेंटर को इस पॉइंट से आप जोड़ते हुए आगे बढ़ा दो। ये बेटा नॉर्मल हो गया इस पॉइंट का, दिस इज नॉर्मल एट दिस पॉइंट, राइट। और बी पॉइंट पर अगर आपको नॉर्मल बनाना है तो आप C2 को बी से जोड़ते हुए आगे बढ़ा दीजिए, तो ये तुम्हारा इस वाले पॉइंट पर नॉर्मल बन जाएगा। ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। दिस इज नॉर्मल N1 एंड दिस इज नॉर्मल N2। क्लियर? तो ये हमारा पूरा पूरा रे डायग्राम है। इस रे डायग्राम की खूब प्रैक्टिस कर लो। और फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला हमारा है 1/f इज इक्वल टू n-1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f, f का मतलब क्या है, इस लेंस का फोकल लेंथ, ठीक है। n-1, n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी अकॉर्डिंग टू दिस फिगर अगर म्यू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दिखाया जाए तो μ1 इन्होंने इसका माना है, μ2 इन्होंने लेंस का माना है। तो इस म्यू का मतलब जो इस फॉर्मूले में यहां पे n लिखा है, ठीक है, इस n का मतलब हो गया बेटा μ2 अपॉन μ1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। ठीक है, ध्यान रहे जब भी बेटा किसी भी बुक में देखना अगर यहां पर n लिखा है तो इस n का मतलब होता है N2/N1। तो N2 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, यानी जनरली वो लेंस का होता है। और N1 जनरली एयर को लिया जाता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर मीडियम। तो ये बात ध्यान रखना, 1/f जो है दैट इज n-1, 1/r1 माइनस 1/r2। r1 क्या है, पहली वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, और r2 क्या है, दूसरी वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रहा हमारा r1, ये रहा हमारा r2। r1 पॉजिटिव होगा, r2 हमारा नेगेटिव होगा। साइन कन्वेंशन के साथ इस फॉर्मूले को भी यूज करेंगे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसको अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, यहां पर बेटा 3 केसेस भी बनते हैं, यहां पर हमारे पास 3 केसेस भी बनते हैं। वो 3 केसेस भी यहां पर होंगे, एक मिनट, वो तीन केसेस, हाँ वो 3 केसेस भी यहां पर है। ये देखो, लेंस इमर्स्ड इन लिक्विड, अगर लेंस को हम किसी भी लिक्विड में इमर्ज कर देंगे तो 3 कंडीशंस बन सकती हैं। क्या? अगर लेंस का यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा अगर लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो, है ना। ये लिक्विड है, लिक्विड वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, ये ग्लास है यानी लेंस है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है तो देयर विल बी नो चेंज इन नेचर ऑफ द लेंस, नो चेंज, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स की ही तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव है तो कॉनकेव की ही तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो जाए, यानी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा अगर ज्यादा होगा तो यहां पर चेंज आ जाएगा, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कॉनकेव की तरह बिहेव करने लगेगा, कॉनकेव जो है वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करने लगेगा। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है तो वो जो लेंस है, अब वो लेंस बिल्कुल प्लेन शीट की तरह बिहेव करेगा, यानी ऐसा लगेगा कि लेंस है ही नहीं लिक्विड में, गायब, एकदम डिसअपीयर टाइप का हो जाएगा, प्लेन शीट की तरह वो बिहेव कर रहा होगा। तो ध्यान रहे 1/f जो होता है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। यही मैं कह रहा था ना आपको, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड -1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो जरा चेक करो, 3 केसेस हैं। अगर कभी भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड से ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, नेचर ऑफ द लेंस रिमेन्स अनचेंज्ड बट फोकल लेंथ विल बी इंक्रीजिंग, है ना, उसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। यानी कि लिक्विड में डालने पर लेंस का जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाता है, लिक्विड में डालने पर लेंस का फोकल लेंथ जो है बेटा वो बढ़ जाता है। अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है, ग्लास और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है, तो ग्लास प्लेट की तरह, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट की तरह बिहेव कर रहा होगा। और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो नेचर चेंज हो जाएगा, यानी कि कन्वर्जेंट लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा और कॉनकेव कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो ये पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब आ जाओ लेंसेज की बात कर लेते हैं भाई। 2 तरीके के मेन लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। हालांकि हमेशा लेंस जब भी बनाओ बेटा पतला होना चाहिए, बहुत ज्यादा मोटा लेंस नहीं होना चाहिए, वरना वहां पर क्रोमेटिक एबरेशन का डिफेक्ट आने लगता है। अब अल्टीमेटली किसी भी ये कॉनकेव नहीं है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, है ना, ये भैया मिसप्रिंट है,
है ना, टाइपिंग एरर है। तो ये बड़ा कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग होता है और कॉन्केव लेंस जो है वो हमेशा डाइवर्जिंग होता है। ये आने वाली लाइट रे को फैला देगा, ये आने वाली लाइट रे को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करा देगा। ठीक है, अब रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंसेज। तो लेंसेज के थ्रू रूल्स क्या है? पैरेलल आने वाली लाइट रे बेटा हमेशा फोकस पर जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आने वाली लाइट रे सीधे जाती है, फोकस पर आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद, सॉरी रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है और ये फाइनली इमेज बन गई। ठीक है, कॉन्केव के केस में देखो पैरेलल आने वाली जो लाइट रे है वो फोकस से डाइवर्ज होती हुई लगेगी, ऑप्टिकल सेंटर पर आने वाली लाइट रे सीधे सीधे आ जाएगी, फोकस की तरफ आने वाली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है रिफ्रैक्शन के बाद। यही तीन रूल्स होते हैं किसी भी लेंस के लिए हमेशा। लेंस का फॉर्मूला हम लोग के पास है बेटा, जैसे मिरर फॉर्मूला था वैसे लेंस फॉर्मूला है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको v/u भी लिखा जा सकता है। बाकी f अपॉन u प्लस f और f माइनस v अपॉन f ये भी फॉर्मूला होता है, बट मैं तो इन्हीं दो फॉर्मूले से अपना काम चला लेता हूं और किसी फॉर्मूले को रटने याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। हमेशा याद रहे आपको साइन कन्वेंशन के साथ ही ये फॉर्मूले यूज करने हैं। नेक्स्ट है बेटा पावर ऑफ एनी लेंस। किसी भी लेंस के पावर का मतलब है, अगर कन्वर्जिंग लेंस है ना, तो कन्वर्ज करने की पावर कितनी ज्यादा है, कितना जल्दी कन्वर्ज कर दे रहा है, ये पावर होता है। डाइवर्जिंग लेंस है तो कितना जल्दी डाइवर्ज कर रहा है, कितना दूर तक डाइवर्ज कर रहा है, ये हमारा डाइवर्जिंग पावर है। तो पावर जो है बेटा वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ होता है, या कह लो पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ मीटर में है ना, तो 1/f होगा। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो 100/f पावर का फॉर्मूला होता है। और पावर का यूनिट होता है बेटा डायोप्टर। पावर का यूनिट क्या होता है हमारा? डायोप्टर। तो जो चश्मे आपको मिलते हैं ना कि भैया 2 नंबर का चश्मा है, 3 नंबर का चश्मा है, 2.5 का चश्मा है, तो वो 2.5, 2 या 3 जो भी आप बोल रहे हो वो डायोप्टर होता है, उसका यूनिट जो है वो डायोप्टर होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है यानी कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, फोकल लेंथ निगेटिव है कॉन्केव लेंस के लिए जैसे, तो उसका पावर भी बेटा निगेटिव हो जाएगा। तो ये आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब हम लोग आ रहे हैं हाँ इस कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। कभी भी दो लेंसेज को अगर कॉन्टैक्ट में रखा जाएगा तो वहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा एक ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे जो है एक इमेज बना लेगी। ये वाली जो इमेज है जो पहले लेंस से बनी है वो इमेज दूसरे वाले लेंस के लिए एज ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी, जैसा हम लोगों ने लेंस मेकर्स फॉर्मूला में यूज किया था। ठीक है, तो यहां पर फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा इफेक्टिव फोकल लेंथ का, मतलब इन दोनों लेंसेज की जगह अगर एक सिंगल लेंस में यूज करूंगा तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। f1 f2 को साइन के साथ रखो, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव रखो, कॉन्केव है तो नेगेटिव रखो। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि जो पावर होता है, कॉम्बिनेशन का जो पावर होता है वो इंडिविजुअल पावर्स के सम के बराबर होता है। और मैग्निफिकेशन की आपको मैं बात बताऊं तो मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी पहले वाले लेंस के थ्रू मैग्निफिकेशन अगर 2 टाइम्स है और दूसरे वाले लेंस के थ्रू मैग्निफिकेशन अगर 4 टाइम्स है तो टोटल मैग्निफिकेशन 8 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज m1 मल्टीप्लाइड बाई m2, राइट। तो कहने का मतलब इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या हो गया, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इफेक्टिव फोकल लेंथ का मतलब है इन दोनों की जगह जो सिंगल लेंस मैं यूज करूंगा, ऑब्जेक्ट हमारा यहीं पर होगा और फाइनल इमेज हमारी यहां पे बन रही है तो इमेज भी यहीं पे बनेगी, बस उन दो की जगह एक सिंगल लेंस यहां पर यूज होगा और सिंगल लेंस का जो फोकल लेंथ है वो हमारा स्मॉल f के बराबर हो जाएगा, दैट इज नोन एज इफेक्टिव फोकल लेंथ। अब बेटा आइए हम लोग बात करते हैं किसी भी प्रिज्म के बारे में, और प्रिज्म में होने वाले रिफ्रैक्शन की बात हम लोग करने वाले हैं। देखो प्रिज्म एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आने वाली लाइट रे के डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है और हमेशा अपने बेस की तरफ आने वाली लाइट रे को बेंड कराता है। ठीक है, अगर ये प्रिज्म का एंगल है तो इसके सामने वाली इसी साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो ये आने वाली लाइट रे है, ठीक है, जो पहले बेस के पैरेलल हुई और उसके बाद बेस की तरफ बेंड हो गई है, यानी अल्टीमेटली इमर्जेंट लाइट रे जो है वो बेस की तरफ बेटा बेंड हो जाती है किसी भी प्रिज्म के केस में। ये आने वाली लाइट रे थी और ये इमर्जेंट लाइट रे है, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है डेल्टा, इसी एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, रिफ्रैक्शन की बात मैं तुम्हें इस डायग्राम में समझाता हूं, एक एक बात बहुत ध्यान से समझना। ये जो PQ है इस वाले पर आने वाली लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे आ रही है तो ये इसका नॉर्मल हो गया बेटा।
ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया है। ऐसे ही दूसरी वाली सरफेस पर ये नॉर्मल है, ये उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, या I2 को आप एंगल ऑफ इमर्जेंस भी कह सकते हो। अब कई बार बच्चों के मन में आता है सर यहां I2 होना चाहिए, यहां R2 होना चाहिए। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन सिमिलरिटी बनाने के लिए लगभग हर बुक में यही चीज को यूज किया जाता है। बाकी अगर तुम यहां I2 यहां R2 कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जो फॉर्मूले हम बनाएंगे थोड़े फिर अजीब से बनेंगे, उनको याद करने में दिक्कत आएगी। तो एक सिमिलरिटी, एक सिमेट्री बन जाए डायग्राम में, इसलिए इसको R1 इसको R2 ही बोलते हैं। लेकिन ये R2 एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, ये बात ध्यान रखना। ये एंगल ऑफ जो है रिफ्रैक्शन ही है, इसको भी ध्यान रखना। याद करने के लिए आप अपने दिमाग में सेट कर लो, इसको R1 इसको R2 हम रखेंगे जस्ट फॉर द सिमेट्री ऑफ द डायग्राम, नथिंग एल्स। और कोई इसका कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना इसका नहीं होता है, ठीक है। अब यहां पर जो आपको रिलेशन मिलेगा वो ये है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। तो R1 प्लस R2 जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म A के बराबर होता है। नेक्स्ट बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको मिलेगा कि I1 प्लस I2 यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। यानी तुमसे अगर कभी भी एंगल ऑफ डेविएशन पूछे कि भाई लाइट रे कितनी डेविएट हो गई, तो आपको क्या करना है, आपको I1 और I2 को जोड़ना है और उसमें से एंगल ऑफ प्रिज्म को सब्ट्रैक्ट कर देना है। यही एकमात्र फॉर्मूला है जो आपको एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू को बताएगा। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आया डेविएशन का, है ना। डेविएशन के नेचर को अगर चेक किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो नेचर ये समझ में आया है भैया, नेचर ये समझ में आया है कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाओ, यानी एक्स एक्सिस पर बेटा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को ले लिया जाए और वाई एक्सिस पर डेविएशन को ले लिया जाए, तो डेविएशन का नेचर ऐसा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने पर पहले डेविएशन घटेगा, एक सर्टेन एंगल पर मिनिमम हो जाएगा, उसके बाद वो लगातार बढ़ता रहेगा और वो मैक्सिमम कहां तक बढ़ेगा, 90 डिग्री के एंगल तक। मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 90 डिग्री के एंगल तक। यानी जब ये I1 एंगल तुम्हारा मैक्सिमम हो जाए, यानी कि अगर कोई पूछे भैया मैक्सिमम डेविएशन कितना होगा, तो वहां पर I1 एंगल को तुम क्या करना, 90 कर देना, ठीक है। सो I1 प्लस I2 माइनस A. So 90 plus I2 minus A. This is the value of maximum deviation, right? तो maximum deviation का केस ये है। अब एक स्पेशल पॉइंट मिला, जिस पॉइंट पर डेविएशन बेटा मिनिमम था उसके करस्पॉन्डिंग एक एंगल ऑफ इंसिडेंस मिला, और प्रैक्टिकल ये कहता है कि इस पर्टिकुलर एंगल पर I1 I2 के बराबर होता है और R1 R2 के बराबर होता है एट दिस पर्टिकुलर एंगल फॉर विच एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम। यानी कि फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होना चाहिए, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो R1 जो है वो R2 के बराबर होना चाहिए, I1 जो है वो I2 के बराबर होना चाहिए। यही सिमिलरिटी, यही सिमिट्री बन जाए, इसलिए बेटा इसको R2 बना गया था। अदरवाइज क्या लिखना पड़ता है, ध्यान से देखो, आप लिखते R1 इज इक्वल टू I2, है ना, और I1 इज इक्वल टू R2, है ना। कुछ इस तरीके का हम लिख रहे होते तो थोड़ा सा यार देखने में अजीब सा लगता, इसलिए जो है सिमेट्री बन जाए इसलिए ऐसा किया गया था। अब फिलहाल आ जाओ रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला देखो, तो साइन A प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला ये है। अब जब कभी भी ये नॉर्मल प्रिज्म है जिसका एंगल 60 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, अगर कभी भी आपसे कहा जाए प्रिज्म का जो एंगल है वो 10 डिग्री से छोटा है, 10 डिग्री है या 10 डिग्री से छोटा है, यानी कि अगर प्रिज्म एंगल की वैल्यू बेटा बहुत छोटी है तो उनके लिए डेविएशन का फॉर्मूला होता है n-1 टाइम्स a। ठीक है, डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, n-1 टाइम्स a। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, -1 टाइम्स a। ठीक है, तो डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। जिस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उसके लिए डेविएशन की वैल्यू भी ज्यादा होती है। मेरे प्यारे बच्चों, अब आ जाओ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मैं बात करने चल रहा हूं। ऑप्टिकल मतलब लाइट, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप समझते हो, किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि लाइट से रिलेटेड हो उसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। और किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग को सिर्फ दो ख्वाहिश होती है। सबसे पहला हाई मैग्निफिकेशन, उसका मैग्निफिकेशन ज्यादा होना चाहिए, छोटी सी ऑब्जेक्ट की बड़ी सी इमेज हमें वो बना करके दिखाए, और दूसरा होता है हाई रिजॉल्विंग पावर या हाई रेजोल्यूशन, यानी दो बहुत पास रखे हुए ऑब्जेक्ट्स की भी बहुत क्लियर सेपरेट इमेज वो फॉर्म कर पाए। ये दो खास प्रॉपर्टी चाहिए होती है। तो हाई रिजॉल्विंग पावर आपके सिलेबस में नहीं है, वो डिफ्रैक्शन से रिलेटेड है, सिलेबस में ही नहीं है, बात खत्म करते हैं। रिजॉल्विंग पावर तो नहीं है, लेकिन मैग्नीफाइंग पावर हमारे सिलेबस में है। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब सिंपली हमने आपको क्या सिखाया था, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन
जब आप बात करते हो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के, अब सोचो जरा, माइक्रोस्कोप किसी ऐसी चीज को देखने के काम में आ रहा है जो आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम कैसे नापेंगे, है ना। तो यहां पर उस हाइट वाले कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा, तो यहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट लाया गया, एंगल। अब अगर किसी चीज की हाइट अपने को पता है, मान लो किसी चीज की हाइट अपने को पता है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट बेटा तुम्हारी आंख पर कुछ एंगल भी तो बनाता है। मान लो ये हमारी आईज है, ये हमारी आईज है और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट आपकी आंख पर कुछ ना कुछ एंगल बनाता है, उस एंगल को नाम दिया गया बेटा अल्फा, राइट। सिमिलरली इमेज भी हमारी आंख पर एक एंगल बनाता है जिसको नाम दिया गया बीटा। तो यहां पर मैग्नीफाइंग पावर है ना, जो अपने हम लोगों ने मैग्निफिकेशन पढ़ा था, जो कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, उसकी जगह नया टर्म आया मैग्नीफाइंग पावर। और मैग्नीफाइंग पावर को बोला गया द एंगल ऑफ इमेज एट आई डिवाइडेड बाई एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट एट आई। तो उसको बीटा और अल्फा बोला गया, ठीक है। बीटा जो है वो इमेज का एंगल है और अल्फा जो है वो ऑब्जेक्ट का एंगल है। अब मैटर ये है कि सर हमको यही तो पता करना है, देखो मेरी बात को समझो, हमको यही तो पता करना है ना, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी आंख थी, यहां पर आईज है, ठीक है, मैं यहां से देख रहा हूं ऑब्जेक्ट को, और इमेज भी अगर यहीं पे बने, सोचो इमेज भी यहीं पे बने और इमेज इतनी बड़ी बन जाए, आंख हमारी यहीं पर है अभी भी, यहीं से मैं देख रहा हूं, इमेज बड़ी दिखाई पड़ जाए, तब तो मैं बोलूंगा ना कि हाँ यार बड़ी इमेज बनी है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट था, मान लो ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज था, इमेज बड़ी बनी है सेम पोजीशन पे, मैं बोलूंगा हाँ यार बड़ी बनी है, ठीक है। सेकंड केस सोचो, सेकंड केस सोचो, यहां पर आंख है, ये ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा, ठीक। अब सोचो आंख अपनी ही जगह पर रहे, अगर बेटा ऑब्जेक्ट को पास ले आए, ऑब्जेक्ट को पास ले आए, ये भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पास ले आओगे तो ऑब्वियस है ना यार, जो चीज पास आती जाएगी वो हमको वैसे ही बड़ी लगेगी। नहीं समझ में आई बात। अगर यार ऑब्जेक्ट दूर है तो दूर होने की वजह से छोटा दिख रहा है, यही ऑब्जेक्ट को पास लेकर के अगर आप आ रहे हो तो यही पास आने की वजह से ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिखाई पड़ेगा। लेकिन क्या ये इमेज है? नहीं, हमें तो कंपैरिजन ऑब्जेक्ट और इमेज में करना है ना। आप HI अपॉन HO करते थे ना, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया आंख पर दैट इज अल्फा, इमेज ने जो एंगल बनाया दैट इज बीटा, लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों सेम पोजीशन पर होने चाहिए, सेम पॉइंट पर, सेम जगह पर दोनों होने चाहिए। तो मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन किया गया बीटा अपॉन अल्फा से, क्योंकि अल्फा और बीटा ये दोनों आंख पर बन रहे हैं। आंख आपकी जरा सी है तो दोनों आने वाली लाइट रेज अगर आंख पे आ रही हैं तो ये अल्फा बीटा दोनों ही एंगल्स बहुत छोटे हैं, और बहुत छोटे एंगल्स के लिए बेटा एंगल और उसका साइन और टैन दोनों बेटा सेम होता है। तो आप मैग्नीफाइंग पावर को टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा भी कह सकते हैं। दैट मींस आपके दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या कि भैया फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए अल्फा जो है वो टैन अल्फा के बराबर है और वही जो है वो साइन अल्फा के बराबर होता है। बहुत छोटे एंगल्स के लिए साइन थीटा बराबर टैन थीटा, तीनों आपस में बराबर होते हैं। जैसे सबसे छोटा एंगल ले लो 0 डिग्री, तो साइन 0 भी 0 होता है, टैन 0 भी 0 होता है। ऐसे ही अगर 0.01 है तो साइन 0.01 की वैल्यू भी 0.01 ही आएगी और टैन 0.01 की वैल्यू भी वही आएगी। तो अल्टीमेटली बेटा आपको मैं बात बताऊं, स्मॉल एंगल्स के लिए थीटा बराबर साइन थीटा बराबर टैन थीटा आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज यहां पर आपको समझाया गया है कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है भाई। सो इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई टू द angle subtended by object at the eye when object and image both are placed at same position। तो जनरली वो पोजीशन होती है नॉर्मल आंख के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, क्योंकि हमारी आंख के लिए 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। नियर पॉइंट होता है बेटा 25 सेंटीमीटर पे और फार पॉइंट होता है इनफाइनाइट पे। 25 सेंटीमीटर पे अगर आपने ऑब्जेक्ट को रख रखा है और इमेज को भी 25 सेंटीमीटर पे बनवाया है तो बीटा और अल्फा का जो रेशियो है वही मैग्नीफाइंग पावर कहलाता है। अब किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप की बात मैं आपसे करता हूं। सिंपल माइक्रोस्कोप का काम होता है जो ऑब्जेक्ट आंख से दिखाई पड़ रहा है लेकिन बहुत छोटा दिखाई पड़ रहा है उसको बड़ा करके देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नॉर्मली डिक्शनरी में लिखी हुई चीजें बहुत छोटी छोटी लिखी होती है, उनको मैग्नीफाई करके देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज किया जाता है। वही सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास आपका सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाता है। तो वो एक सिंपल सा लेंस होता है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर है तो आपको पता है एक वर्चुअल एनलार्ज्ड और इस तरह की एक इरेक्ट इमेज जो है वो फॉर्म हो जाती है। तो ये मैग्नीफाइड इमेज बेटा फॉर्म हो गई है। अगर ये इमेज
इन्फिनिटी पर फॉर्म हुई है तो फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर का होगा d बाई एफ के बराबर। d क्या है? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी 25 सेंटीमीटर, और f क्या होता है? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेकिन अगर वही इमेज आपकी 25 सेंटीमीटर पे बनी है एज शोन इन दिस डायग्राम, तो फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर का क्या होता है? 1 प्लस डी बाई एफ। यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में सिर्फ दो फार्मूले हमारे पास है। अगर फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बनी है तो फार्मूला 1 प्लस डी बाई एफ, और अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनी है तो m इज इक्वल टू डी बाई एफ। यही मैग्नीफाइंग पावर आपसे मोस्ट ऑफ द केस में निकालने को बोला जाता है। अदरवाइज एक जो अगला फॉर्मूला आपके पास हमेशा है वो तो लेंस फॉर्मूला है ही है, यानी इसका फोकल लेंथ कुछ ना कुछ तो बेटा हो गई f के बराबर। तो यहां पर मैं अप्लाई कर सकता हूं 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू के बराबर। और मैग्निफिकेशन की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला, v अपॉन u वाला फॉर्मूला, ये सारी चीजें तो है ना, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, इसको तो कहीं भी अप्लाई किया ही जा सकता है। लेकिन हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पर अपने को पता नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। फिर आता है बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं? एक की बजाय दो लेंस ले लेते हैं। एक का नाम ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट के पास हो ऑब्जेक्टिव, जो आंख के पास हो आईपीस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के फोकस से थोड़ा सा बाहर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो एक इन्वर्टेड एनलार्ज्ड इमेज और रियल इमेज बन जाती है। ये रियल इन्वर्टेड इमेज जो है वो दूसरे लेंस यानी आई पीस के लिए ऐसा ऑब्जेक्ट बिहेव करती है, तो ये क्या करता है? इसको और ज्यादा मैग्नीफाई कर देता है, क्योंकि ये जो इमेज बनी है वो आई पीस के फोकस के अंदर है। देखो ये आई पीस का फोकस है, ठीक है, उसके अंदर ये इमेज बनाओगे तो ये उसकी एक वर्चुअल मैग्नीफाइड है ना इरेक्ट इमेज क्रिएट कर देगा। अब ये पहले से इन्वर्टेड है ना, और इरेक्ट इमेज बननी है तो फाइनल इमेज भी हमारी इन्वर्टेड होती है। यानी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट देखा जाए तो फाइनल इमेज बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड है ना, और इन्वर्टेड इमेज है। सेम पोजीशन पर नहीं बनती, वो चांस की बात है। इस रे डायग्राम में सेम पोजीशन पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ ऑब्जेक्ट है यहीं पे इमेज है, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर फाइनल इमेज बेटा इंफिनिटी पे बनी है, यानी कि यहां जहां पर ये इस लेंस के थ्रू ये इमेज बनी थी, ये इमेज अगर इस वाले लेंस के फोकस पे बन जाए तो फाइनल इमेज कहां जाएगी? इन्फिनिटी पर। और उस कंडीशन में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होगा माइनस वीओ अपॉन यूओ डी अपॉन एफ ई के बराबर, या माइनस एल अपॉन एफओ। एल का मतलब होता है बेटा लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। लेंथ का मतलब है दोनों लेंसेस के बीच की दूरी। तो दोनों लेंस के बीच की दूरी जरा ध्यान से देखो, वीओ प्लस यूई के बराबर है ना। वीओ यानी ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव, और यूई का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आईपीस, राइट। सो वीओ प्लस यूई जो है वो एल के बराबर है। कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में सीधे सीधे एल दे देते हैं, लेंथ बिटवीन द लेंसेस, है ना, तो उसको हम सीधे सीधे यूज करेंगे। तो एल अपॉन एफओ डी अपॉन एफ ई, ये वाला फॉर्मूला है। और अगर फाइनल इमेज हम लोगों की मान लो 25 सेंटीमीटर पे बनी हो तो यही फॉर्मूला माइनस वी अपॉन यू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई बनेगा, माइनस एल अपॉन एफ ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई बन जाएगा। एक बात ध्यान रहे, यहां पर ये जो आईपीस वाला लेंस है, ये आईपीस वाला लेंस बिल्कुल एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है। इसीलिए देखो उसका जो मैग्निफिकेशन, उसका फॉर्मूला वही वाला लगाया गया। 25 सेंटीमीटर पे बना तो 1 प्लस डी बाई एफ, और इंफिनिटी पे बना तो डी बाई एफ, ठीक है। ये आईपीस के लिए, तो आईपीस यहां पर जो है वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही बिहेवियर शो कर रहा है। रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, रे डायग्राम की खूब प्रैक्टिस करो। अगला है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप्स का काम होता है जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और दूर होने की वजह से छोटा दिखाई पड़ रहा है उनको मैग्नीफाई करके देखने का काम करता है ये हमारा टेलीस्कोप, ठीक है। टेलीस्कोप हमारे दो तरीके के होते हैं, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में रिफ्रैक्शन का यूज होता है, लेंसेज का यूज होता है। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में मिरर्स का यूज होता है, रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं, क्योंकि मिरर का यूज करने से इमेज की क्लैरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मिरर कभी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता जबकि लेंसेज एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस वजह से लेंस के थ्रू इमेज बहुत अच्छी, बहुत क्लियर कभी नहीं बनती है, राइट। लेकिन ठीक है, सबसे पहले यही रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ही बनाए गए। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी दो तरह का होता है। सबसे पहला ये वाला है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दूसरा बेटा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का काम क्या है ये समझ लो। इस वाले का काम होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का चांद सितारे को देखने के लिए, है ना। मान लो मून को देखना है तो हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को यूज किया। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में ये ऑब्जेक्टिव है, बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है आईपीस के कंपैरिजन में। आईपीस उतना ही बड़ा है जितना पहले था, है ना। आंख के पास होता है, जितनी बड़ी आंख है उसी रेंज में आईपीस होता है। उसके कंपैरिजन में ऑब्जेक्टिव को बड़ा रखा गया। क्यों? क्योंकि आने वाली जो लाइट रे वो इन्फिनिटी से आ रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत 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 दूर है और पैरेलल लाइट रेज आ रही है, तो हम चाहते हैं बड़ा लेंस हो ताकि जितनी ज्यादा से ज्यादा लाइट रे को कैप्चर कर सके। तो लाइट रे इस तरीके से आएगी और पैरेलल आने वाली लाइट रे बेटा फोकल प्लेन पर जाकर कन्वर्ज होती है, तो यहां पर जाकर एक इमेज बनेगी। ये इमेज इसके लिए एज ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी, तो इसको और ज्यादा मैग्नीफाई कर देगा। तो ये हाईली मैग्नीफाइड रियल इन्वर्टेड इमेज जो है फॉर्म हो रही है ना। रियल नहीं है, इनफैक्ट ये वर्चुअल है।
तो अगर इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बन रही है तो फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर का है माइनस एफ अपॉन एफ ई, और अगर फाइनल इमेज आपकी 25 सेंटीमीटर पे बन रही है बेटा तो माइनस एफ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज हो रहा होता है। ध्यान रहे इस केस में ये जो ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे है पैरेलल टू ईच अदर आ रही है, ऑब्जेक्ट का एंगल ये रहा अल्फा और इमेज का एंगल यहां पर बेटा बन रहा होगा बीटा, यहां भी वही मैग्नीफाइंग पावर है बीटा अपॉन अल्फा यानी tan बीटा अपॉन tan अल्फा, ठीक है, तो वो डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है बेटा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, है ना। हालांकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बाद टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप भी हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह कि जो फाइनल इमेज है दैट फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड इन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये जो इमेज है हमारी इन्वर्टेड है। तो भाई मून है, मान लो मून तो हमें सर्कुलर दिखाई पड़ रहा है, अब अगर वो उल्टा भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, सेम है। लेकिन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का काम क्या होता है, अर्थ पे ही रहकर अर्थ की ही किसी दूर की जगह को देखना, यानी किसी पहाड़ को देख रहा हो, अगर पहाड़ की इमेज उल्टी बन जाएगी तो मामला नहीं चलेगा। तो इसका मतलब टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में हम लोग चाहते हैं कि जो फाइनल इमेज है वो इरेक्ट इमेज बने, उसके लिए एक इरेक्टिंग लेंस और यूज कर लिया जाता है। एसएल अरोरा अगर आपके पास बुक हो तो उसमें आप रे डायग्राम देख सकते हैं पलट के, उसमें बहुत बढ़िया प्यारा सा रे डायग्राम दिया हुआ है, सब कुछ सेम है, एक इरेक्टिंग लेंस का बीच में और यूज कर दिया, इन दोनों के बीच में एक लेंस और यूज करेंगे, इरेक्टिंग लेंस। इरेक्टिंग लेंस का काम सिर्फ इतना है कि जो इमेज इसने इन्वर्टेड बना दी है ये वो उसको क्या करेगा, सीधा करेगा, और सीधी इमेज को ये और ज्यादा मैग्नीफाई करेगा, तो जो डायग्राम नीचे बना है वही ऊपर बन जाएगा और एक फाइनली इरेक्ट इमेज फॉर्म हो जाएगी। लेकिन क्योंकि किसी भी लेंस में लेंस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, बहुत क्लियर इमेज नहीं बन पाती है, इसलिए हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स का यूज करते हैं, वो भी दो तरह के होते हैं, न्यूटोनियन और कैसेग्रेन। कैसेग्रेन आपके सिलेबस में इसका रे डायग्राम केवल आपसे पूछा जाता है, और कैसेग्रेन के केस में मैं आपको बताऊं जो ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा था ना उसकी जगह पर यहां पर ऑब्जेक्टिव मिरर रखा गया, तो ये एक पैराबोलाइडल या पैराबोलिक ऑब्जेक्टिव मिरर होता है। पैराबोलिक मिरर लेने से फायदा ये होता है कि उसमें कोई स्फेरिकल एबरेशन जैसे डिफेक्ट्स बेटा नहीं होते हैं, और उसका जो शेप है वो थोड़ा ज्यादा कर्व्ड होता है, आप चाहो तो थोड़ा ज्यादा कर्व्ड भी इसको आप दिखा सकते हो, ठीक है। आने वाली लाइट रे क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही है तो पैरेलल टू ईच अदर होंगी, पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, ऑब्जेक्टिव मिरर पर आती है और वो रिफ्लेक्ट होकर के एक कॉन्वेक्स सेकेंडरी मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की तरफ आती है, कॉन्वेक्स मिरर इनको रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पर भेजेगा, यहीं पर हम लोग आई पीस को सेट कर देंगे और आई पीस इसकी फाइनल इमेज जो है वो क्रिएट करा देगा इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो फॉर्मूला बेटा सेम फॉर्मूला होता है, इसके लिए कोई सेपरेट फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही इसका कभी डेरिवेशन तुमसे पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ और सिर्फ इसके लिए पूछेंगे कि भैया रे डायग्राम अच्छे से बना करके दिखा दो, तो इसका एक अच्छा बढ़िया सा रे डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लो, यही रे डायग्राम है, इसके पूछे जाने के चांस बेटा बहुत ज्यादा रहते हैं, हर साल आपसे ये वाला जो रे डायग्राम है वो पूछा जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, दिस इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एबरेशन एंड स्फेरिकल एबरेशन, इससे ये डिफेक्ट से फ्री रहता है, एंड इट हैज लार्ज रिजॉल्विंग पावर देन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, इसका जो रिफ्रैक्टिंग पावर है जो है वो ज्यादा होता है ना, रिजॉल्विंग पावर इसका हाई होता है, रिजॉल्विंग पावर मतलब पास में रखे हुए छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो हमें दिख रहे हैं उनको भी वो हाईली मैग्नीफाई करके सेपरेटली दिखाएगा, तो ये कंपैरेटिवली सबसे अच्छा टेलीस्कोप बेटा माना जाता है। सो आप सभी को सारे पॉइंट्स मैंने आज के इस लेक्चर में रिवाइज करा दिए हैं, ये क्विक सेशन था, है ना, ताकि आपके दिमाग में पूरे चैप्टर का एक फ्लो आ जाए और अब आप सभी लोग तैयार हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। ध्यान दें जितने फॉर्मूले जितने कॉन्सेप्ट मैंने इस सेशन में बताए हैं, आई थिंक 1 घंटा हो गया होगा, जितना भी मैंने आपको इस सेशन में अभी 1 घंटे में बताया है उतने से ही न्यूमेरिकल बनेगा, उसके बाहर से न्यूमेरिकल नहीं आ सकता है, क्योंकि सारे पॉइंट्स मैंने यहां पर कवर कर दिए हैं, ठीक है। इन लेक्चर्स की ब्यूटी यही है, अगर आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो इन लेक्चर्स के थ्रू आप सभी लोग चैप्टर को बहुत ही क्विकली बहुत ही कम समय में रिवाइज कर सकते हो, तो किसी भी एग्जाम के टाइम में ये लेक्चर आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसको पॉजिटिवली यूज करते हो तो। आई होप आप सभी को सारी चीजें समझ में आई होंगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में जो कि है वेव ऑप्टिक्स, बहुत ही प्यारा चैप्टर है और वहां पर डिटेल डिस्कशन आपसे करेंगे भाई साहब, है ना। गुड बाय, टेक केयर।